अस्सलाम वालेकुम 10th class. I am going to teach you lecture number 5 of chapter number 1, and lecture is all about the inhalation and exhalation. Okay, I will tell you the background first which we have studied in the previous lecture. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा एयर पैसेज वे किस तरह से होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हवा अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे आती है. फिर हमने पढ़ा लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, तो ये जितना भी प्रोसेस है इसके अंदर दो मेन प्रोसेस हैं. ठीक है, दैट आर कॉल्ड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ये दोनों मेन प्रोसेस और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन दोनों को डिस्कस करना है. ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों है क्या. ठीक है, इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे. द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, जो भी फिज़िकल मूवमेंट्स का मतलब होता है जो हम ठीक है चीज़ें देख सकते हैं, मतलब ये कि हवा अंदर जाती है तो बाहर जाती है. इस फिज़िकल मूवमेंट को हम लोगों ने कहा ब्रीदिंग. सांस लेने के अमल को हमने कहा ब्रीदिंग. ठीक है, तो ब्रीदिंग के अंदर दो फेजेस होती हैं. उसमें से फर्स्ट फेज़ क्या है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन. सेकंड है एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन. ठीक है, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो आज हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है. ओके, तो फर्स्ट फेज इज़ इंस्पिरेशन या इनहेलेशन. तो इनहेलेशन और इंस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है ये हमने देखना है. इसके स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस है. ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से इसको सुनना है पहले. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा पहले ही तो ये एक जनरल बात सुन लें कि इंस्पायरेशन के अंदर हवा बॉडी के अंदर जाती है. ठीक है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है. अब वो ऑक्सीजन जब जारी होती है बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर कौन से ऐसी चीज़ें हैं ठीक है जो मूव करती हैं, ये जो चेंजिंग आती है बॉडी के अंदर वो क्या है. इस प्रोसेस के अंदर हमने ये चीज़ें देखनी है कि चेंजेस क्या आती हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन या जब हवा अंदर आती है बॉडी के. ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड. अब देखते जाएं आपने गौर से, ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कंफ्यूज बंदा हो जाता है क्योंकि एक्सहेलेशन और इंस्पायरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ठीक है, तो आप लोग जैसे जैसे इंस्पायरेशन पढ़ेंगे तो अपने माइंड में एक स्केच बनाते जाइएगा साथ साथ के एक्सहेलेशन के अंदर क्या हो रहा होगा. ठीक है, तो इंस्पायरेशन के दौरान सबसे पहले जो रिब्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. देखिए, अब हमारी जो रिब्स होती है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि रिब्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं जिनको हमने कहा था इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, अब जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इट्स मीन कि वो सुकड़ गए हैं, वो कम हो गए उनकी जगह. तो रिब्स जो होती हैं, रिब्स क्या है, वो बोन्स हैं एक्चुअली, तो वो ऊपर को उठ जाती हैं. समझ आ गई. जब जाहिर सी बात है उनके मसल्स पीछे हट जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रिब्स जो होती हैं ठीक है वो ऊपर को उठ जाती हैं. तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स आर रेज्ड. एट द सेम टाइम डोम शेप्ड डायाफ्राम. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि लंग्स के नीचे डायाफ्राम प्रेजेंट होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज़ लोअर्ड. अब क्या होता है कि डायाफ्राम जो होता है वो उठा हुआ होता है, वो ऐसे पूरा उस ठीक है स्ट्रेट होता है. लेकिन जब इंस्पिरेशन हो रही होती है तो डायाफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो लो हो जाता है. ठीक है, लोअर्ड. समझ आ गई मेरी दोनों बातों की कि दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब के मसल्स भी. लेकिन रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो रिब्स क्या होती हैं, वो रेज्ड होती हैं. लेकिन जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लोअर्ड हो जाता है. समझ आई, दोनों में डिफरेंस है. दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स. अब देखिए ज़रा, जब दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, एक चीज़ रेज होगी दूसरी चीज़ लो हो गई, तो उस वक्त क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी आपका जो गले का पूरा हिस्सा होता है उसका एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जब ज़्यादा चीज़ें फैली हुई होती हैं तब डेफिनेटली वो एरिया भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं. लेकिन जब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एरिया वो कम ऑक्यूपाई करती हैं. इट्स मीन कि जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. समझ आई मेरी बात की. ठीक है, जब एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो उस वक्त जो हमारे लंग्स के ऊपर एयर के आने की वजह से प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है. समझ आई. जब एयर बाहर से आ रही है ना ऑक्सीजन, ठीक है, उसका प्रेशर लंग्स के ऊपर डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम ऑल्सो
डिक्रीजेज, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एरिया डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक कैविटी का, तो उससे क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं और जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स। अब देखें होता क्या है कि जब लंग्स एक्सपैंड करती हैं तो लंग्स के अंदर, ठीक है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड, ठीक है, जो बॉडी के आउटसाइड है वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि अब प्रेशर को दोनों तरफ आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी इक्वल करने के लिए जो बहुत सारी एयर है वो लंग्स के अंदर मूव करती है, ठीक है। इस वजह से रशेस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इट्स मीन के बहुत सारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर मूव करती है। ये तो हमने जो पीछे पढ़ा, इसी तरह ये सारा जो है वो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। अब देखिए ना, इंस्पायरेशन होगी एट द एंड, जिस तरह से एयर मूव की, ठीक है, लंग्स एक्सपेंड किए, बाकी दोनों चीज़ें कंट्रैक्ट की, ठीक है, एरिया इंक्रीज़ हुआ, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ। जब डेफिनेटली प्रेशर डिक्रीज़ होने का मतलब ही यही है कि वहाँ पे एयर कम हो गई। जब एयर कम होगी तो बाहर से हवा अंदर आती है, ठीक है, तो वो जो अंदर आती है उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंस्पिरेशन कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इनहेलेशन या इंस्पिरेशन जिसको आप लोगों ने कहा, ठीक है। ओके, तो अब इसके अंदर जब एक्सेलेशन को हम लोग स्टडी करते हैं तो तब क्या कौन कौन सी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है, या जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है, जब एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है। अब देखें, लंग्स के अंदर हवा आई, ठीक है, तो लंग्स ही वो जगह है जहाँ पे वो हवा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है तो उस वक्त वो बॉडी से बाहर मूव करनी होती है, ठीक है। तो बॉडी से जब बाहर मूव उसने करना होता है तो उस वक्त क्या क्या चेंजेस आती है वो हम लोग देख लेते हैं। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा ना कि गैस जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है, लंग्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन द एक्सहेलेशन। अब देखिए, चेंज होने के बाद जो उसमें इम्प्योर एयर है, ये जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी बॉडी से मूव आउट कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इसमें अब क्या होता है, रिब मसल्स रिलैक्स। अब रिमेंबर कि इनहेलेशन के अंदर रिब के जो मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए, जब मसल्स उसके कंट्रैक्ट हुए थे तो रिब्स जो थी वो ऊपर को उठ गई थी, ठीक है, रेज्ड हो गई थी। लेकिन जब मसल्स ने रिलैक्स करना है तो रिब्स जो होंगी वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगी, ठीक है। डायाफ्राम मसल्स ऑल्सो रिलैक्स। देखिए, अब इनहेलेशन के अंदर डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन इसके अंदर रिलैक्स हुआ एंड इट गेट्स इट्स रेज डोम शेप। अब देखिए, जब वहाँ पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो इसका जो डायाफ्राम था वो लोअर्ड हो गया था, लेकिन जब यहाँ पे रिलैक्स करेगा तो वो अपनी रेज डोम शेप के अंदर वापस आ जाएगा। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एरिया इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पे स्पेस डिक्रीज़ हुई है एंड इंक्रीज़ द प्रेशर ऑन। देखिए, जब अब एक जगह है वो कम होती जा रही लेकिन बाहर से प्रेशर ज़्यादा आता जा रहा है, तो डेफिनेटली लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी जगह फैली हुई होगी प्रेशर वहाँ सारे पे स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन जब जगह ही कम होगी है लेकिन प्रेशर बाहर से उतना ही आ रहा है तो लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तब क्या होता है, लंग्स क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेटली लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब वहाँ पर प्रेशर के रुकने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर को कम करने के लिए जो एयर है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या थे, ये दोनों आपस में ऑपोजिट प्रोसेस थे, सारा प्रोसेस अपोजिट है, ठीक है। एक में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, दूसरे में रिलैक्स हो रही हैं। एक में एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो दूसरे में एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर जो होता है वो लंग्स के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा होता है। जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हवा अंदर आती है, जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली हवा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी हैं, वो भी ब्रीदिंग के प्रोसेस के ही हवाले से हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो ह्यूमन, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं वो 16 to 20 टाइम्स हैं, ठीक है।
16 से 20 दफ़ा हम लोग सांस लेते हैं। ब्रीदिंग का जो मतलब प्रोसेस होता है वो 1 मिनट के अंदर इतनी दफ़ा होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेशन सेंटर इन ब्रेन। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जितना एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज़ें एक्चुअली में ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेशन सेंटर है, वो रेस्पिरेशन सेंटर सारी इस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब होता क्या है कि रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है। इट्स मीन कि आप ये कह लें कि ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे। इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन को उस वक्त रिस्पॉन्स करेगा जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम या ज़्यादा हो रही है। समझ आई मेरी बात की मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड पर ही वो डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन होता है, बैलेंस्ड होता है, तो उस वक्त जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हार्ड फिजिकल काम कर रहे होते हैं, उस वक्त जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। समझ आई? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या काम है, वो जल्दी से रिब्स के मसल्स को, डायफ्राम को मैसेज भेजता है और सांस लेने की एक्टिविटी को तेज़ कर देता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज जब हो रही होती है तो हम बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग की बजाय हम लोग बहुत तेज़ सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मीन के नीचे देखें लिखा हुआ है कि 1 मिनट के अंदर 30 to 40 टाइम्स हम लोग ब्रीदिंग, हमारा जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या कोई भी हम हार्ड फिजिकल काम करें या भारी वज़न उठा लें तो हमसे उठाया नहीं जा रहा होता तो हमारा सांस फूल जाता है, वो एक्चुअली में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। देखिए, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें 1 मिनट के अंदर 16 to 20 टाइम्स हो रहा होता है, लेकिन अगर हम इस तरह एक्सरसाइज के दौरान 30 to 40 टाइम्स हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये ब्रीदिंग रेट सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी, जनरल चीज़ें थी। ठीक है, ब्रीदिंग के हवाले से। अब ये एक डायग्राम के ज़रिए से प्रोसेस बताया एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का। तो पहले हम लोग इनहेलेशन देखते हैं कि किस तरह से होती है। ठीक है, देखें अब यहाँ पे देखें साफ लग रहा है ना कि यहाँ पे रिब्स जो हैं, ठीक है, मसल्स के कंट्रैक्ट होने से रिब्स जो है वो रेज्ड हो गई हैं। ठीक है, और जो डोम शेप है वो उसका डोम नहीं है। आपको पता है डोम किसको कहते हैं? डोम गुंबद को कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर गोल ऐसे बना होता है जैसे मस्जिद का भी होता है, इसी तरह से डायफ्राम भी ह्यूमंस का इसी तरह से होता है। देखें अब जो इनहेलेशन के प्रोसेस के अंदर है, बिल्कुल ये रिब्स के नीचे और लंग्स के नीचे यहाँ पे डायफ्राम है, जो कि बिल्कुल आपको लग रहा हो कि जैसे स्ट्रेट सी एक लाइन है, थोड़ा सा उसके अंदर कर्व है लेकिन ज़्यादा नहीं है, वो डोम शेप्ड नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर चेंजेस आती हैं। इसी तरह से अगर हम एक्सहेलेशन देखें तो रिब्स की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, लिब्स उठी हुई नहीं लग रही हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि हड्डियाँ बाहर को निकली हुई हैं पसलियों की। ठीक है, और देखें डायफ्राम नीचे देखें वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, बिल्कुल डोम शेप्ड लग रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस कौन से थे? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।